सोनम वांगचुक, आपके पति को डिमोनाइज किया जा रहा है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ साफ मुझे कहा कि जब तक सोनम ये 6 शेड्यूल के लिए करते रहेंगे हम आपको नहीं, आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कहा। जी, फिर तो जैसे सब कुछ टूट पड़ा। एक सीबीआई की टीम आई, पर जैसे ही उनका खत्म हुआ तो फिर आईटी वालों का शुरू हो गया, दिल्ली और चंडीगढ़ से। फिर जैसे वो खत्म हुआ, अभी ईडी से आ गया है। आपने अक्टूबर 2025 में एक्स पोस्ट पे आरोप में लिखा था कि मैं जहां भी जाती हूँ एक कार मेरा पीछा करती है। आई एम नॉट श्योर अगर माई फोन इज टैप्ड और नॉट। सोनम वांगचुक की जेल में हालत कैसी है? तो एक तो वो काफी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के डिप्टी कमिश्नर को क्यों समझ में नहीं आया, क्यों आपकी लीज कैंसिल कर दी गई? जिस तरह से जल्दबाजी में सोनम पर एनएसए के चार्जेस लगाए हैं जिसमें कोई वजूद नहीं है, उसी तरह से ये कमिश्नर ने अगर फाइल्स पढ़ी होती तो ये जल्दबाजी में ये गलत डिसीजन नहीं देते। इस दावे में गीतांजलि आंगमो या सोनम वांगचुक का दावा रहा है कि चाइना की प्रेजेंस इंडिया की सीमा के अंदर या आसपास ज्यादा बढ़ रही है। हम जब जाते हैं तो हमें जहाँ रोका जाता है वो हर साल अंदर अंदर आता जा रहा है। अगर वो एजुकेशनिस्ट थे तो ये सवाल उठाते हैं कि वो भाई एक्टिविज्म में क्यों उतर रहे थे? वो कभी भी पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं, क्योंकि सब पार्टीज उनको आके एमपी एमएलए के ऑफर्स देती थी। उन्होंने कभी किसी को नहीं एक्सेप्ट किया। सारी पार्टीज ने दी। सारे। What does he talk or think about PM Modi? It is not personal for Sonam. It is not Mr. Modi or Mr. Amit Shah or Mr. Gandhi or anybody. How much you're hopeful? What goes in the Supreme Court? अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल केस होता तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि किसी भी एंगल से सोनम देश के लिए खतरा नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप के इस इंटरव्यू में हमारी मेहमान हैं बेहद कमाल की शख्स डॉक्टर गीतांजलि जे आंगमो। डॉक्टर गीतांजलि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख उसकी फाउंडर और सीईओ हैं। वो ट्रांसफॉर्म इंडिया की फाउंडर हैं, शीवनिंग फेलो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया है उन्होंने, रिसर्च से लेकर इनोवेशन से लेकर और लगातार ग्राउंड लेवल के एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविज्म तक लगातार वो हैं। इन दिनों वो चर्चा में हैं क्योंकि वो अपने पति और सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 24 सितंबर 2025 से जेल में बंद सोनम वांगचुक, उनका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं। सोनम वांगचुक की हिरासत में लिए जाने के बाद उनके बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसको लेकर सुनवाई चल रही है। गीतांजलि जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं गीतांजलि जी कह के बुला सकता हूँ आपको? वर्क्स विद यू? जस्ट गीतांजलि भी बुला सकते हैं। ओके। मैं सोनम के केस पे आऊँगा बाद में, ऑब्वियसली आना ही है मुझे। मैं सबसे पहले लेकिन आपसे मुखातब हूँ तो मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगा। अपनी कहानी बताइए, कहाँ पैदाइश हुई? मतलब जो हम पढ़ते हैं बालासोर में शायद पैदाइश हुई थी आपकी, और फिर अब आप सुप्रीम कोर्ट के आसपास चक्कर काटती दिखती हैं। क्या कहानी रही? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ओरिजिन्स हैं। तो हम वैसे तो अनडिवाइडेड इंडिया लाहौर से हैं, बिलोंग करते हैं, पंजाब, पर मैं एक जैन फैमिली में मेरा जन्म हुआ। तो पंजाबी जैन्स बहुत छोटी कम्युनिटी है, और बहुत ही, और उड़ीसा में जन्म हुआ, बालासोर में, क्योंकि दादाजी वहाँ आए पार्टीशन के बाद। और बचपन में 16 साल की उम्र से, उससे पहले से मेरी बहुत आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि रही, और उसकी वजह से मैं श्री औरोबिंदो आश्रम पौंडीचेरी 16 साल की उम्र से पहुंची और इन्फ्लुएंस्ड हूँ वो फ़िलॉसफ़ी से। तो मेरी सारी ज़िंदगी उस फ़िलॉसफ़ी पर आधारित है और उससे गाइडेड है, जो कि इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल योगा की फ़िलॉसफ़ी है, जो कि हिंदुइज़्म, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, उसको आज के कंटेम्प्रेरी उसमें श्री औरोबिंदो ने उसकी बात की है। तो मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और फिर मैंने MBA किया स्ट्रैटेजी और फिनेंस और मार्केटिंग में। कुछ साल कॉर्पोरेट सेक्टर में रहने के बाद मैंने खुद के बिजनेसेस सेटअप किए,
और फिर हमेशा से ही ये एक अंडरलाइंग करंट मेरी लाइफ में था कि नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया जा सकता है। और 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेसेस में काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस देश को अगर बदलना है तो वो ना पॉलिटिक्स कर सकती है, ना ब्यूरोक्रेसी, और ना ही बिजनेसेस और एंटरप्राइज। इसको हम एजुकेशन के ही माध्यम से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में भी जो फाइनल लास्ट माइल जो वोटर होता है उसका क्या, उसकी मानसिकता है, उसका कितना डेवलपमेंट है। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस मुझे लीड किया एजुकेशन के स्फीयर में। और फिज़िक्स की ग्रेजुएशन के बाद MBA में मास्टर्स करने के बाद मैंने फ़िलॉसफ़ी, श्री अरबिंदो की फ़िलॉसफ़ी में MPhil किया, और एजुकेशन में अभी PhD की है। और फिर सोनम वांगचुक के साथ जो हम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स सेटअप किया। साथ साथ मेरे दूसरे भी इंटरेस्ट हैं, जैसे मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। हाँ, मैं पूछने वाला था आपकी वो डिस्प्ले पिक्चर का, व्हाट्सएप पे जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर रखी है वो ऐसे कुछ है। ये तब से लगाई है जब से सोनम हैज बीन जेल्ड। यू आर रेडी टू फाइट ऑन, ये इसका सिंबोलिज्म है। दैट एज अ ट्रू कराटेका, यू नो, व्हेन यू आर इनवाइटेड टू स्पार, तो यू एक्सेप्ट इट ना, तो you say that yes, I'm ready, and it also tells you that you are a no nonsense person. गीतांजलि जी, आपने ओडिसी भी सीखा हुआ है जी। और एक रशियन बोल्शोई बैले फॉर्म है, आपने उसमें भी पारंगत हासिल की है। और मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो आप जेल में सोनम वांगचुक को भी श्री अरबिंदो की किताबें देकर आती हैं। क्या मतलब, मैं आऊँगा इस पे, लेकिन क्या कहानी है आपके और सोनम वांगचुक के मुलाकात की? कैसे मुलाकात हुई? हाउ डिड इट हैपन? हाउ डिड इट यू केम टू HIL, केम टू फाउंड HIL एक्चुअली? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके सब जुड़े हैं आप इसमें, ये भी बताओ। जी। माय सन वाज बोर्न, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई द मोस्ट 2 डिफिकल्ट थिंग्स, यू नो। तो कराटे और बैले मुझे सबसे डिफिकल्ट। यही साहब जो बैठे हुए हैं ना? हाँ जी। अरे बता क्यों नहीं रही, बता दीजिए। तो क्या नाम है इनका? विल कीप इट ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, ठीक है, आपकी मर्जी। Then let's come to 2017, एक एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस, and you met Sonam. It was Feb. इन बॉम्बे। बॉम्बे, क्या कहानी है? हाँ, तो आई वॉज हेडिंग अ स्कूल, IB कैम्ब्रिज स्कूल, और एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर वी मेट। तो इट वाज किस चीज़ की कॉन्फ्रेंस थी? एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, बॉम्बे में आयोजित थी। हाँ। और स्कूल कहाँ रन करती थी आप? चेन्नई में। चेन्नई में। हाँ। ओके। तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि 2 people who had never met and who never knew about each other, but एक जैसे आइडियाज़ थे एजुकेशन के, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग के। और तो वो कॉन्फ्रेंस के बाद देन वी मेट एंड फॉर कपल ऑफ आवर्स, और नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी सोनम की सुबह की, लद्दाख की। ओके, बॉम्बे से। और मेरी शाम की थी। तो वो कॉन्फ्रेंस के बाद ख़त्म ही नहीं हुई बातें, सो ही कैंसल्ड हिज फ्लाइट नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे भी पूरे दिन वी वर टॉकिंग, और तभी ये ख्याल जो है यूनिवर्सिटी को बनाने की आइडिया पे डिस्कस हुआ। और आइडिया किसका था, सोनम का या आपका? तो अलग अलग दोनों का आइडिया था कि एजुकेशन के फील्ड में जो दुनिया में भी जो एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए उसको करना है। तो इट वाज बोथ आवर आइडियाज, बट इट केम टुगेदर ड्यूरिंग दैट टाइम। और आई एम अ ट्रॉपिकल गर्ल, यू नो, विद समुंदर के किनारे, ओडिशा या चेन्नई के आसपास गर्म प्रदेश में रहने वाली। हाँ, और वो सूखे रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान के पहाड़ों में। सो ही ठंडा रेगिस्तान ही कहते हैं लद्दाख को, कोल्ड डेजर्ट, हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट। तो ही इनवाइटेड मी देयर। It was another opportunity to expand your comfort zone, and you know, from
+30 to -30 temperature, from 0 degrees sea level to 0 to 12,000 feet, from 100% 80% ह्यूमिडिटी टू 10% ह्यूमिडिटी. तो हर चीज़ ही ऑपोजिट थी, बट इट वाज वर्थ प्रोजेक्ट. कितना समय लगा आपको HIL बनाने में? अचार अभी भी बन रहा है, क्योंकि इसकी फ़िलॉसफी ये नहीं है कि प्लाटर पे बना के बच्चों को बस क्लासरूम में बिठा के स्टाइलिशली जस्ट पढ़ाओ. ये एक अलग ही एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर बच्चे खुद यूनिवर्सिटी बनाते हैं. तो हर साल, जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप्स होती हैं, तो हर साल जो आर्किटेक्चर के बच्चे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो आके नेक्स्ट बिल्डिंग बनाते हैं हयाल की ही. तो ये तो अभी कह सकते हैं कि 50% बन गया है पिछले 6-7 सालों में, लेकिन उसमें से 2 साल कोविड के भी थे, तो फिर और 6 महीने वहाँ पर कुछ काम नहीं होता, जैसे अभी नवंबर से अप्रैल तक बंद रहते हो. लेकिन फिर भी हमने क्लोज टू 2 लाख स्क्वायर फीट पैसिव सोलर हीटेड कैंपस बनाए हैं. ये दुनिया का फर्स्ट ऐसा कैंपस होगा जिसको कोई फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं है. सोलर से चलेगा? सोलर, नॉट सोलर पैनल अगेन, उससे भी ज़्यादा ग्रीन. सोलर पैनल तो फिर भी उसमें काफ़ी सारे हाँ, आप जनरेटर में बैटरी स्टोर करते, बैटरीज हैं, फिर 25 साल बाद आप उसको फिर से कहीं फेंकते हो. ये तो डायरेक्ट सन, जो कि भगवान ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, उससे आप एनर्जी ले रहे हो. और बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका है जो कि कनाडा से लेके यूरोप से लेके क्या स्विट्जरलैंड. तरीका, थोड़ा बताइए उस बारे में, थोड़ा डिटेल दीजिए कि HIL क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरा कर रही हैं? तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि जो लाइटिंग और कुकिंग के लिए आपको चाहिए वो हार्डली 10 to 20% चाहिए. तो आप उतना जस्ट पैनल्स लगा सकते हैं आपके घर के ऊपर, पर जो 80% हीटिंग या नीड्स है वो आप डायरेक्ट सन से ले सकते हैं. तो हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो साउथ फेसिंग होती हैं, और वो उस पर डबल ग्लेजिंग या ट्रिपल ग्लेजिंग कांच होता है, क्योंकि जैसे गाड़ियाँ गर्मियों में जब गर्म हो जाती है ना, क्योंकि कांच होता है. और उसके अंदर ट्रॉम्बे वॉल होती है जो कि ब्लैक पेंटेड होती है. उस वॉल में पानी की बॉटल्स होती हैं, जो कि वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स टूरिस्ट वहाँ फेंक के जाते हैं, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट 4 होती है, वो 4 गुना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है. तो वो चिनवाई जाती हैं उसमें, जो कि साउथ फेसिंग होता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज जो है साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाता है. तो दिन भर फिर जो वॉल है, वो जो दीवार है जिसमें पानी है, कांच की वजह से और काले रंग की वजह से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. और रात को जब ठंड होती है तो वो हीट रिलीज करता है. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत पसंद आया कि ये जो हीटिंग वे है, तो इसलिए उन्होंने, इंडियन आर्मी ने बहुत सारे हमसे बिल्डिंग्स बनवाए. जैसे हयाल में हमने 2 लाख स्क्वायर फीट बनाए हैं, वैसे ही हम इंडियन आर्मी के लिए भी हमने 2 लाख स्क्वायर फीट बनाए. ओके, कहाँ पे? सारे बॉर्डर एरियाज में, चुशुल से लेके गलवान से लेके DBO से लेके उस तरफ द्रास की तरफ से पूरा जो आर्मी के फार फ्लंग पोस्ट होते हैं, जहाँ पर पेट्रोल और ये सब ले जाना बहुत रिस्की भी है, मुश्किल भी है, और एनवायरमेंटली कंज्यूमिंग भी है. हाँ, और एनवायरमेंटली भी बहुत पोल्यूशन फैलाता है. तो इट हैज़ बीन मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड. HIL को जो ज़मीन आपकी मिली हुई है वो फ्यांग में मिली है. साल 2018 में 135 एकड़ ज़मीन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, LHDC कहते हैं छोटे में, इसने दी थी 40 साल की लीज पे. ठीक है. अब मेरे सवाल से आप समझ गई होंगी कि हम विवादों वाले सेक्शन में जा रहे हैं. HIL इतना इनोवेटिवली अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी शुरुआत हो चुकी थी. 40 साल के लिए ज़मीन लीज पे मिली, और 21 अगस्त 2025 इस दिन LHDC के डिप्टी कमिश्नर रोमिल सिंह डोंक ने एक आदेश जारी किया, और 40 साल के लिए जो ज़मीन लीज पे दी गई थी वो रद्द कर दी गई. आदेश में कहा गया कि ज़मीन को जिस काम के लिए दिया गया था, यानी कानूनी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, वो अब तक नहीं बनी, इसलिए ज़मीन
वापस ली जा रही है? दूसरा कारण भी ये लिखा कि लीज डीड साइन नहीं हुई है, लीज जो डीड कि साइन नहीं हुई 1 साल में होनी चाहिए। 19 तक हो जानी चाहिए थी लीज डीड साइन, लेकिन नहीं हुआ। अगर आप इतना इनोवेटिव काम कर रही थी गीतांजलि जी, इतने काबिल तरीके से एक इंस्टीट्यूट की नींव रखी जा रही थी जो मिसाल बनता देश के लिए, या जो मिसाल बन सकता है आगे देश के लिए, मुझे नहीं पता भविष्य के पेट में क्या है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के डिप्टी कमिश्नर को क्यों समझ में नहीं आया कि आपकी यूनिवर्सिटी ने, क्यों नहीं समझ में आया यूनिवर्सिटी की अहमियत, या क्यों आपकी लीज कैंसिल कर दी गई? तो जिस तरह से जल्दबाजी में सोनम पर एनएसए के चार्जेस लगाए हैं जिसमें कोई वजूद नहीं है, उसी तरह से ये कमिश्नर ने अगर फाइल्स पढ़ी होती तो ये जल्दबाजी में ये गलत डिसीजन नहीं देते, जो कि हम चैलेंज करने जा रहे हैं कोर्ट में और डेफिनेटली हम जीतेंगे। तो ये मई को ये अलॉटमेंट ऑर्डर हमें मिला 2018 को, और 1 साल के अंदर अंदर हमको लीज डेट साइन करनी थी। तो ये अलॉटमेंट ऑर्डर मिलने के 2 हफ्ते बाद ही मैंने चिट्ठी लिखी कि थैंक यू फॉर द अलॉटमेंट और अभी हमारा लीज डेट साइन कर दीजिए। तो तब उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास या तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी नहीं है, या तो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। तो 1 साल तक उन्होंने वेट किया, जिसमें मैंने 2 चिट्ठियाँ ऑलरेडी लिखी थी और 10 चक्कर काटे थे, तो तब था नहीं। फिर 2019 में ही 370 रिवोक हो गया, लद्दाख यूटी बन गया। लद्दाख यूटी बन गया। और फिर 20 में 21 में मैंने 5 चिट्ठियाँ लिखी हैं और एटलीस्ट मैंने 20 बार ऑफिस में मैं गई हूँ कि लीज डेट आप साइन कर दीजिए। तो यूटी बनने के बाद और रिटर्न में हमारे पास है, अगर कमिश्नर ने फाइल पढ़ी होती और वो रिटर्न उनकी तरफ से, उनके ऑफिस से आया था कि हमारी लीज पॉलिसी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है यूटी की, यूटी बनने के बाद लीज पॉलिसी अभी तक हमारी बनी नहीं है, और आप सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं हो जिसका ये पेंडिंग है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का पेंडिंग है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इसीलिए उन्होंने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि आप कंस्ट्रक्शन जारी रख सकते हो, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, प्लीज कंटिन्यू। ये हमारी तरफ से लेट है क्योंकि हमारे जो डोनर्स हैं वो खुद PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और मल्टीनेशनल्स हैं, जिसका आपको पता होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस होते हैं जी। तो वो ऐसे ही नहीं डोनेशन दे देंगे करोड़ों में। अगर वो लैंड डिस्प्यूटेड होगा तो वो कुछ तो पेपर वर्क सही होगा कि उन्होंने इतना सारा फंडिंग किया। 2 लाख स्क्वायर फीट बनाने के लिए एटलीस्ट 50 करोड़ चाहिए होते हैं, जो कि पिछले 5 सालों में हमें PSUs ने दिया और मल्टीनेशनल्स ने दिया। तो उनकी तरफ से ये आया कि हमारी तरफ से डिले है पर आप अपना काम जारी रखिए। एनओसी दे दी उन्होंने, एनओसी दे दी LHDC ने, LHDC ने, और हमारे पास वो लेटर्स है, मैं आपको दे सकती हूँ, आप प्लीज अपने चैनल में ये दिखाइए लोगों जरूर को जरूर कि उनकी तरफ से आया। और फिर आज तक या जिस दिन तक ये हमें लेटर आया था, पॉलिसी नहीं थी लैंड की। और इसका रिलेशन सोनम के NSA के साथ 2 तरीकों से है। एक तो ये प्रेशर बनाने के लिए कि आपकी यूनिवर्सिटी चली जाएगी, और दूसरा जो 6 शेड्यूल के लिए सोनम लड़ रहे हैं उसको भी इसीलिए गवर्नमेंट शायद लैंड पॉलिसी नहीं बना रही वहाँ की, क्योंकि उनको हजारों एकड़ों में लैंड चाहिए, चाहे वो उनको फोटोवोल्टिक्स लगाने हो, चाहे उनको माइनिंग के लिए चाहिए हो। तो उनको बेनिफिट करता है, उनके इंटरेस्ट में है कि लैंड पॉलिसी ना बने, ताकि जो भी उद्योगपति वहाँ आएंगे वो फ्री का लैंड ले जाएं, उनको आसानी हो लैंड ले जाने के लिए। तो वो खुद नहीं लैंड पॉलिसी बना रहे और हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है कि आपने लीज पॉलिसी साइन नहीं की तो इसलिए वापस करिए। गीतांजलि जी, एक चीज़ समझाइएगा मुझे ज़रा सा, और हमारे दर्शकों को भी। सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। 9 सितंबर को सोनम ने शहीद पार्क में 35 दिनों का अनशन शुरू किया था। भूख हड़ताल खत्म करनी पड़ी उन्हें क्योंकि हिंसा हो गई लद्दाख में, लेह में ऑफिस जला दिया गया था एक पॉलिटिकल पार्टी का। उसके बाद NSA के तहत सितंबर में ही सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया राजस्थान के जोधपुर जेल में। इस समय सोनम लॉज्ड है। लद्दाख में BNS 163 लगाई गई, इंटरनेट सेवा बंद हुई, 4 लोगों की मौत हुई। DGP ने कहा कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी।
लेकिन आपकी जमीन की लीज तो अगस्त में इस सब के 1 महीने पहले कैंसिल हुई थी। ये सब जब हुआ उसके 1 महीने पहले आपकी जमीन की लीज कैंसिल हुई थी। प्लीज इसको समझाइए कि क्या मतलब हम क्या इक्वेशन बनाएं, क्या समीकरण बनाएं कि क्या सोनम को गिरफ्तार करने की तैयारियां आप ये कह रही हैं पहले से चल रही थी या चीजों का कोइंसिडेंस बस बना आपस में? बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं था, ये बिल्कुल प्लान था। और 1 महीना ही नहीं, 2 साल से ये परेशानी चल रही थी। जब से सोनम ने अनशन शुरू किया खरदुंगला पास में, ये 2023 में जनवरी शुरू में, हुआ। जी। 2023 जनवरी में जब खरदुंगला में शुरू किया तो तभी जो इंटेलिजेंस वाले ऑफिसर्स थे हमारे हयाल आते थे और तब हमने FCRA अप्लाई किया हुआ था। तो तब ऑफिसर आपके हाल में आते थे? हाँ। क्या बोलते थे? कौन से ऑफिसर थे वो थोड़ा बताइए। IB के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। स्टेट IB? पता नहीं कहाँ के थे। ठीक है। स्टेट नेशनल सेंटर जो भी होंगे। ठीक है, क्या बोलते थे वो? तो एक तो हमने तब FCRA के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो हमें ये ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही थी कि अगर आप ये अनशन करते रहेंगे तो आपका FCRA रजिस्ट्रेशन हम एप्लीकेशन नहीं पास होने देंगे। तो हमने कहा मत होने दो। तो वो फर्स्ट था। सेकंड, हमने UGC के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो जो लैंड में दूसरी बात इन्होंने लिखी है ना कि कुछ हो नहीं रहा, यूनिवर्सिटी वाला काम नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इंडिया में यूनिवर्सिटी चलाने के लिए UGC का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। स्पेशली जो हमारा अलॉटमेंट ऑर्डर है वो कहता है कि ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी के लिए ये लैंड दिया जा रहा है। तो ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी मतलब जो UGC के सिलेबस और उसके बाहर हो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी का हमने 500 बच्चों से ज़्यादा कॉन्वोकेशन किए हैं। गीतांजलि, मैं आपके पास आऊँगा, मैं एक बार कंटेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ लोगों को, चाहे लोगों को समझ में आ जाए। साल 2019 केंद्र सरकार ने धारा 370 को एब्रोगेट किया, जिसके बाद 2 नई UTs का जन्म हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में वैसा सिस्टम था जैसा दिल्ली में है, वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार होगी, लेकिन लद्दाख में वैसा नहीं था। 2019 में जब हुआ तो लद्दाख के लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन उनकी 2 मांगें कालांतर में सामने आई। 2 मांगें क्या थी? पहला कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए लद्दाख को, और दूसरा 6वीं अनुसूची जो संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आती है, 6वीं अनुसूची को लागू किया जाए। ये क्या होता है ये समझ लीजिए। जिस भी इलाके में ट्राइबल एरिया जहाँ पे होता है, जहाँ पे अनुसूचित जनजातियां ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर 6वीं अनुसूची लागू होती है। इसके तहत ये वहाँ के लोगों को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs ये बनाने का अधिकार देता है। मतलब आप समझ लीजिए गांव की जैसी पंचायत होती है, एक वैसी एक डेवलपमेंट काउंसिल होती है। इसके तहत 30 सदस्य होते हैं। इनका काम जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको मुद्दों को मैनेज करना है और स्थानीय चीज़ों को लेकर एक ऐसे कानून बनाना है जो स्थानीयता के स्तर पे ही महदूद रहेंगे। वो अपने अधिकारों, रीति रिवाजों और तमाम अपने संपदाओं का, संसाधनों का संरक्षण इस 6वीं अनुसूची के तहत कर सकते हैं। लद्दाख की मांग भी यही रही कि ये एक आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन 6वीं अनुसूची की एक सीमित परिभाषा इस देश ने देखी है कि ये देश के उन 4-5, वो भी पूर्वोत्तर के 4-5 राज्यों के में महदूद रही है 6वीं अनुसूची, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। लद्दाख का भी यही कहना है कि हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हमारे 6वीं अनुसूची को लागू किया जाए। पहली डिमांड पूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरी 6वीं अनुसूची लागू किया जाए। जी मैं कंटेक्स्ट क्लियर कर रहा था कि ताकि आगे की बातें समझ में आ जाए। हाँ, तो आप बता रही थी कि जनवरी 2023 में IB के अधिकारी आते थे और वो ये बोलते थे कि FCRA नहीं होगा, और आपने कहा था कि नहीं तुमको रोकना है रोको, लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी। जी, तो और एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए ये बता दें कि इन एडिशन टू जो आपने कहा, तो 2019 में जब MP के इलेक्शंस हुए और 2020 में जब हिल काउंसिल के भी इलेक्शंस हुए, यानी लोकसभा जनरल इलेक्शंस था, ठीक है, तो उसमें केंद्रीय सरकार ने नंबर 1 अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और नंबर 3 में ये प्रॉमिस किया था कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड दोनों लद्दाख को दिया जाएगा, और जिसके बेसिस पे दिया गया था। और
क्यों सोनम इस मूवमेंट के साथ लिंक हुए? यही है कि सोनम प्राइमरीली एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उनका आई स्तूपा हो या जो मैंने आपको पहले बताया पैसिव सोलर हीटेड घर हो, ये बेसिकली एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ही ये सब इनोवेशंस हुए हैं। क्योंकि ये सिर्फ लद्दाख को बचाने की बात नहीं है। लद्दाख के ग्लेशियर्स जो हैं वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की जो नदियां हैं उनको उसका पानी स्रोत हैं वो वहाँ पर। और जो हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि जैसे अभी भी हम कहते हैं कि दिल्ली में ठंड पड़ गई क्योंकि लद्दाख में बर्फबारी हो गई, तो इसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि जो एक जगह पे होता है वो कैसे दूसरी जगह पे ट्रांसलेट करता है। तो जो भी लद्दाख का जलवायु परिवर्तन होगा वो जस्ट लद्दाख को ही नहीं, पूरे भारत को और उस तरफ चाइना, पाकिस्तान और जो कि कुछ 1.3 to 5 बिलियन लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो ये 6 शेड्यूल की मांग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हम डेवलपमेंट करते हैं वो अगर हम एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं जो कि ठीक नहीं होते। और जो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो अपने 5 साल का देखेंगे, जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रॉफिट का देखेंगे, लेकिन जो हज़ारों साल से लोग वहाँ रहते आए हैं उनको तो अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को भी देखना है। तो किसी भी इलाके में आप जाके जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप एज एन आउटसाइडर नहीं आके कर सकते। आपको वहाँ के लोगों को साथ लेके चलना है। आपको उनको पूछना है कि आपको कैसी डेवलपमेंट चाहिए, उनको भी एम्पावर करना है। आप बता रही थी कि जनवरी 2023 से इसकी पृष्ठभूमि लिखी जाने लगी थी जब सोनम ने पहला प्रोटेस्ट किया था। तो 26 जनवरी की शुरुआत की थी खारदुंगला में। हाँ, पहले तो FCRA का धमकी दी कि वो नहीं दिया, तो आज तक हमारा FCRA का नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन। और फिर क्या एलिगेशन लगा उस पर मैं बाद में आती हूँ। फिर सेकेंडली हमने UGC का अप्लाई किया UGC में जी। हालांकि जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए UGC का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता है इंडिया में बच्चों को चाहिए कि UGC रिकग्नाइज्ड हो, तो बहुत सारे बच्चे चाहते थे। तो वो जो वहाँ तब के चेयरमैन थे जगदीश जी, उनको इतना पसंद आया कॉन्सेप्ट कि उन्होंने मुझे और सोनम को इनवाइट किया कि आप सारे वाइस चांसलर्स को ये टॉक दो उनकी चेतना सीरीज़ के अंतर्गत कि ऐसी होनी चाहिए फ्यूचर की यूनिवर्सिटीज़। उनको इतना पसंद आया और वो टॉक फिर बाद में उन्होंने कॉल करके कि बोला कि हमारा सबसे पॉपुलर और वायरल टॉक यही गया है। सो वो सब हो जाने के बाद 2 साल तक अभी तक हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला UGC का। ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। और जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ साफ मुझे कहा कि जब तक सोनम ये 6 शेड्यूल के लिए करते रहेंगे हम आपको नहीं, आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कहा जी, जब मैं उनको मिली थी नवंबर 2024 में। 24 में 23 में जब हम मिले थे उन्होंने हमारे साथ फोटो लेके ट्वीट किया था, और 23 में और 24 तक। 23 में कब मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान से आपकी? यही सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर के आसपास। और ये कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और नवंबर की मुलाकात भी दिल्ली में हुई थी। ओके। तो वो एक दूसरी चीज है जो कि होल्ड में थी, वो एक प्रेशर था। FCRA ने दिया कि जब तक आप 6 शेड्यूल की मांग नहीं छोड़ेंगे तब तक UGC और शिक्षा और आपके ह्याल का जो जमीन का स्टेटस है। जमीन उनको नहीं है, वो कि UGC का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जमीन, अच्छा, मतलब वो इंटरलिंक तो है ही जमीन, सारे इंटरलिंक। तो ये दूसरी चीज हुई। ओके। सो तीसरी चीज हुई ये अगस्त में जब लीज कैंसिल हुई और उसके साथ साथ ही फिर तो जैसे सब कुछ टूट पड़ा हमारे ऊपर। एक CBI की टीम आई जो कि रेड नहीं कहेंगे, वो कहे हम फैक्ट चेकिंग के लिए आए हैं। अगस्त में ही? हाँ। तो अगस्त के ये लैंड कैंसिलेशन के 1 हफ्ते बाद से वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते रोज हमारे वहाँ आते थे, ह्याल में आते थे। और हमने सारा ट्रांसपेरेंटली उनको सब शेयर किया क्योंकि ह्याल का हर चीज़ अबव बोर्ड है। हमारे 99.9% ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं या चेक से होते हैं, नो इट इज़ एवरीथिंग। तो हमने सब ट्रांसपेरेंटली शेयर किया। वो आए थे FCRA का एलिगेशन लेके कि आपने FCRA वायोलेट किया है, आपके पास FCRA नहीं है फिर भी आपने फॉरेन डोनेशन ली हैं। तो हमने वो क्लियर कर दिया कि तीनों जो हमारे फॉरेन फंड्स आए हैं, और ये बार बार दर्शक फिर से क्यों रेज कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आता। मैंने बहुत बार ये समझाने की कोशिश की है कि एक होता है कि आपको फॉरेन से डोनेशन मिल रही है, उसके लिए आपको FCRA चाहिए, लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस
या यूनिवर्सिटी आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस विदेश को आप बेच सकते हैं। उसके लिए आपको जो पैसे मिलते हैं वो इनकम होती है, वो डोनेशन नहीं होती। तो हयाल एक यूनिवर्सिटी है जो कि कटिंग एज रिसर्च करता है। कंसल्टेंसी के तौर पे आपने कुछ तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारी रिसर्च को कॉपी कर रहे हैं या जानना चाहते हैं और हमसे वो रिसर्च करवा रहे हैं। फिर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके जिन्होंने अफगानिस्तान में, क्योंकि वो भी कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है और वहाँ भी लोग बहुत गरीब कंडीशन में रहते हैं, तो यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी हमें प्रोजेक्ट दिया रिसर्च का। और तो ये सारा मैं उनको शेयर कर चुकी हूँ। तो क्या बोला सीबीआई के अफसरों ने आपसे? कुछ नहीं मिला उनको, इसलिए वो कुछ नहीं किया उन्होंने। पर जैसे ही उनका ख़त्म हुआ तो फिर आईटी वालों का शुरू हो गया, दिल्ली और चंडीगढ़ से, ये सप्लाई करो, ये दो वो दो। फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ अभी ईडी से आ गया है। सेम क्वेश्चंस, सेम जो हम वहाँ प्रूव कर चुके हैं, वहाँ प्रूव कर चुके हैं, अभी तीसरी एजेंसी आ गई है। तो साइड बाय साइड ये चल रहा है और इससे टाइम वेस्ट होता है, बट यू नो। और फिर जब, क्योंकि लैंड का भी उनको पता चल गया कि ये गलत है और ये सीबीआई वगैरह का भी उनको पता चल गया कि कुछ नहीं है, तो बस एक ही बचा था ड्रैकोनियन लॉ की एनएसए, ताकि प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि और कुछ तो मिला नहीं। तो क्या आप ये कह रही हैं कि आपके पति को डिमोनाइज किया जा रहा है, सोनम वांगचुक को? ये तो बहुत क्लियर है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि वो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की मांग करना छोड़ दें। लेकिन कहा जाता है कि जब लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे तो एनएसए के तहत उनको अरेस्ट किया गया। उनकी संलिप्तता नहीं, लेकिन उनके खिलाफ नामजद एफआईआर तो लिखी गई थी। और जब मैंने उनका इस एफआईआर, इस घटना के आसपास मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उनका ये कहना था कि मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। एक तरफ एफआईआर करने वाले कहते हैं कि सोनम वांगचुक के प्रदर्शनों के कारण हिंसा हुई और उसके बाद इस तरह की चीज़ें हुई, जो एनएसए लगाया गया, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कृत्यों के लिए हिरासत में रखा जा सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो। और सोनम वांगचुक ने मुझसे कहा पिछले इंटरव्यू में कि मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल उठता है कि सोनम वांगचुक जैसे एजुकेशनिस्ट की संलिप्तता क्या हो सकती है इस मामले में, या क्या होगी? क्योंकि कई लोग ये सवाल उठाते हैं गीतांजलि जी कि सोनम वांगचुक एक एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन वो 6 शेड्यूल, कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल या फुल स्टेटहुड, इन सब की पॉलिटिक्स में क्यों पड़े हुए हैं? इन सारी राजनीतियों में सवाल ये उठाए जाते हैं, सोनम वांगचुक क्यों पड़े हुए हैं? अगर वो HIL चलाते या सेकमॉल चलाते, जो चला रहे हो, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उनको? लेकिन ठीक है, तो पहली बात तो जब 24 सितंबर में ये वायलेंस हुआ तो सोनम एक अलग जगह पर अनशन कर रहे थे, शहीद पार्क में। हाँ, और वहाँ से कुछ ब्रेकअवे ग्रुप्स चले गए और जिसका सोनम को ना कोई पता था, ना उन्होंने कुछ उनको किया। और 23 से जब से वो अनशन कर रहे हैं, अगर आप उनके सारे, वो तो डेली अपडेट्स देते हैं वीडियोस के, आप देखेंगे कि वो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। जो पदयात्रा भी उन्होंने की थी वो इंडिया में सबसे पीसफुल, उसका रिकॉर्ड है कि सबसे पीसफुली हुई थी, और वो तो खुद एक गांधीयन है। तो ये वायलेंस जो इरप्ट हुई वो इतनी जो डिले हो गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से टॉक्स नहीं हुए थे, जो नौजवान थे वो अनएम्प्लॉयड हैं 5 सालों से, तो वो अलग कारणों की वजह से जो वो वायलेंस हुआ। और इमीडिएटली उन्होंने उसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि मैं अनशन बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा तरीका नहीं है और मेरा पीसफुल जो है प्रोटेस्ट, इट हैज़ फेल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके साथ सोनम को लिंक करना गलत है। और डिटेंशन ऑर्डर में भी कहा है कि सोनम ने कहा कि कम आउट लाइक जेन ज़ी, लेकिन जो रेफर उन्होंने किया वीडियो, वो शाम को 5 बजे का है जब ये हादसा हो चुका था। और जेन ज़ी वर्ड न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा
कि क्या आपको लगता है कि ये जेनजी जैसा प्रोटेस्ट था? बिकॉज हमारे साउथ एशियन डायस्पोरा में उसमें जेंजी के आंदोलन की भरमार दिख रही थी। और दूसरा जो 10 सितंबर का है, जिसमें नेपाल बांग्लादेश की बात की गई है सोनम की, वो भी किसी और स्पीकर ने नेपाल बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिया था, जो सोनम के पहले थे स्पीकर, और सोनम ने अपने भाषण में ये कहने की कोशिश की कि जो मेरे पहले स्पीकर ने कहा, वैसे भी चेंजेस आए हैं दुनिया में, लेकिन हम अलग तरीके से लाएंगे ताकि हम रोल मॉडल बन सकें कि हम पत्थर और वायलेंस से नहीं, पर हम पीसफुल वे से करें। तो ये सारे जितने भी वीडियोस का रेफरेंस है कि सोनम ने कहा कि चाइनीज़ आते हैं तो हम आने देंगे, तो उसमें भी जो उन्होंने पहले कहा कि एक कॉमेडियन ने कहा कि अगर चाइनीज़ आते हैं तो इस बार हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हम तो गवर्नमेंट को ये क्वेश्चन कर रहे हैं और गवर्नमेंट और नेशन अलग होते हैं। सोनम ने बाद में ये कहा कि आज भी हम फाइट करेंगे क्योंकि हमारी फाइट गवर्नमेंट से है, नेशन से नहीं है। तो वो पहले वाला पार्ट कि कॉमेडियन ने कहा भी काट दिया और हम फाइट करेंगे वो भी काट दिया, और बीच का पार्ट है कि अगर चाइनीज़ आएंगे तो हम अलाउ करेंगे, को वायरल किया जो आईटी सेल था या मीडिया वाले कुछ थे। तो ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके उनको लिंक किया गया है, लेकिन उनका कुछ इस वायलेंस के साथ लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट यूथ उनसे गुस्से थे कि आपका ये गांधीयन मेथड चल नहीं रहा। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो एजुकेशनिस्ट थे तो ये सवाल उठाते हैं कि वो भाई एक्टिविज्म में क्यों उतर रहे थे, या इस पॉलिटिकल किस्म के दिखने वाले एक्टिविज्म में क्यों उतर रहे थे, ये सवाल उठते हैं उनके ऊपर। क्योंकि हमारा एजुकेशन का डेफिनेशन ही ये है कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएटिंग सिटीजन बने इंडिया के। हम पहले से कहते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी का ये मकसद नहीं है कि आप एक डिग्री लेके चले जाओ और एक जॉब ढूंढो, और वो कभी भी पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं, क्योंकि सब पार्टीज उनको आके एमपी एमएलए के ऑफर्स देती थी, उन्होंने कभी किसी को नहीं एक्सेप्ट किया। सारी पार्टीज ने दिए, सारे बोथ 2019 के उसमें भी 2024 में भी। तो ही हैज स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही हैज सेड कि मैं आई एम एन इनोवेटर एंड एजुकेटर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। लेकिन जब पॉलिसी आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है या आपके एजुकेशन को इम्पैक्ट करती है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो टीचर्स ने किए हैं क्योंकि एजुकेशन पॉलिसीज गलत थी। तो अगर आप एक पॉलिसी को चैलेंज करते हो या गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है वो नहीं किया, आप उसको याद दिलाते हो, तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हो, यू आर बीइंग अ सिटीजन, जो कि आप अपना फर्ज निभा रहे हो। और इधर एज अ सिटीजन ही इज ऑल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड एजुकेटर। तो जो पॉलिसीज वहाँ के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगी, 6 शेड्यूल हो या स्टेटहुड हो, तो सबको अवेयर करना इज हिज वर्क। अग्री। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सितंबर में जब से आपके पति को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उसके बाद से मुकदमा चल रहा है, क्या आप इस बात को देख पाती हैं कि सोशल मीडिया पे और पब्लिक डिस्कोर्स में भी सोनम वांगचुक की वतन परस्ती को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं? सोनम वांगचुक, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, जिस तरीके से जिस लहजे में बात होती है मैं उस लहजे में ही इस क्वेरी को इस टेबल पे रख रहा हूँ कि सोनम वांगचुक कितने हिंदुस्तानी हैं, है ना, और हिंदुस्तान के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा है एक राष्ट्र के प्रति, इसको लेके सवाल उठाए जाते हैं। और सवाल उठाने वाले एक वो पॉइंट लेकर आते हैं जो आप चाइना का बोलती हैं। जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था, हम लोगों ने पूछा था कि कितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक आप, कितने आगे तक यहाँ के ग्रेजर्स जो हैं वो अपनी भेड़ों को लेकर जा पाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बहुत आगे तक तो नहीं जा पाते, अब बहुत पहले ही रोक दिया जाता है। एक तो इस पे जब वो सवाल उठाते हैं तब उनकी वतन परस्ती की बात होती है कि सोनम वांगचुक कितने हिंदुस्तानी है, ठीक है, और चाइना घुस आएगा इस डर के चलते सरकार नहीं कर रही है, फुल स्टेटहुड नहीं दे रही है, और सोनम वांगचुक बार बार ये सवाल उठाते हैं कि फुल स्टेटहुड दीजिए। तो सोनम वांगचुक ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या चाइना घुस के चला आए? सोनम वांगचुक ऐसा चाहते हैं? इस वजह से भी उनकी वतन परस्ती पे सवाल उठाए जाते हैं। सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान की उनकी तस्वीरें वीडियो वायरल होते हैं, इस वजह से भी उनकी वतन परस्ती पे सवाल उठाए जाते हैं। तो ये तो आप देख रही हैं ना कि सोनम वांगचुक का नेशनलिज्म और सोनम वांगचुक का हिंदुस्तान प्रेम इस समाज के एक धड़े के लिए
एक हिस्से के लिए सवालों के घेरे में रखा गया है, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया है। हाउ डू यू काउंटर दैट? ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि आप इसको एड्रेस करें कि इसको काउंटर कैसे करती हैं आप। तो जो इंसान 30 सालों से लद्दाख के बच्चों की ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहा हो, जो इनोवेशन ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहा हो, जो कि भारतीय सेना को हेल्प करता है, जो इंसान चाइना को प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के वीडियोस बनाता है कि हम उन्हीं को क्यों एनरिच करें जो हमारे शत्रु हैं, और जिसकी वजह से पूरे भारत में बहुत लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिया। जो इंसान ये हिंदुस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट को बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स उन एरियाज़ में रहते हैं कि चाइना अंदर घुसा आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव नेशनलिस्ट का ही उसको चिंता होगी ना कि चाइनीज़ अंदर आ रहे हैं। एक नेशनलिस्ट को ही बुरा लगेगा कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स क्यों खरीद के अपने आप को गरीब बना रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं, हम उनको रिच बना रहे हैं। तो ये तो किसी पिछले 50 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, तो वो तो नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म के अलावा और कुछ नहीं कहता। और अगर एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट जो है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, अगर वो एक बाकायदा UN पार्टनर्ड डॉन मीडिया की एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान जाता है और वहाँ पर स्टेज से कहता है प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट करते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री को, कि हमारा जो सिंपली लाइफ है, जो कि लाइफस्टाइल फॉर चेंज जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था, उसको सराहता है। और जो बाकी के जो जैसे हिंदू कुश हिमालय जो है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, जियोपॉलिटिकली चाइना हमारा एनिमी है और पाकिस्तान हम उसको अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन जो ग्लेशियर्स हैं वो तो ये नहीं देखेंगे कि हम चाइना में बहेंगे कि हम पाकिस्तान में बहेंगे जब वहाँ पर फ्लड आएगा। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो सारी कंट्रीज़ को मिलके सुलझानी होती हैं। तो एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट जब पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है, जहाँ पर भारत के और भी बहुत जाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव वॉइस इंडिया का देखना चाहिए कि भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वहाँ गया है, यू नो। तो दुश्मनी का मतलब ये नहीं होता कि आप बातचीत ही बंद कर दो और यू नो। और मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमको सिर्फ युद्ध से हम जीत सकेंगे। देयर इज़ अ सॉफ्ट पावर ऑल्सो। एक एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से भी ये जो है दोनों देशों में जुड़ाव आ सकता है। तो आर्मी को अपना काम करना चाहिए। जब युद्ध हो तो हमें डट के लड़ना चाहिए दुश्मन के साथ, यू नो। पॉलिटिक्स को अपना काम करना चाहिए। बट सियाचन का जो ग्लेशियर है, यू नो, वहाँ पर जो गांव हैं, लेट्स से, जो वहाँ के बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, तो ह्यूमैनिटेरियन भी तो एंगल होता है ना। क्या कहना है आपका कि चाइना, जो आपने कहा, मैंने इससे ये सवाल ड्रॉ किया है, कितना अंदर चला आया है चाइना? तो व्हाट आर द बेंचमार्क्स दैट यू सी, कि क्या मार्कर्स क्या हैं जिसके आधार पे हम डिसाइड करें कि, या जिस तरह में गीतांजलि आंगमो या सोनम वांगचुक का दावा रहा है कि चाइना की प्रेजेंस इंडिया की सीमा के अंदर या आसपास ज़्यादा बढ़ी है? तो एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स आ गया है वो तो हमें जाके मेजर करना होगा। पर हर साल सलामी स्लाइसिंग की हम बातें सुनते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं वो ये कहते हैं कि हर साल सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे चाइना, अच्छा, परत दर परत, जैसे सलामी पीसेस को काटा जाता है मीट की। हाँ, okay. तो जैसे 1 किलोमीटर अंदर आया एक साल, दूसरे साल और थोड़ा सा, तो वो हम जब जाते हैं तो हमें जहाँ रोका जाता है वो हर साल अंदर अंदर आता जा रहा है। तो सोनम का बस ये कहना था कि हम वहाँ जाके देख सकते हैं, इंडियन आर्मी भी आए, गवर्नमेंट भी आए, ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। तो जस्ट आंख बंद करने से तो वो प्रॉब्लम नहीं चली जाती। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि ऐसा हो रहा है तो उसको चेक करना चाहिए। पर जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि ही वांट्स टू गो देयर चेक करने के लिए, तो कर्फ्यू लगा दिया गया था और इंटरनेट बंद कर दिया गया था और फिजिकली भी रोका गया था वहाँ जाने के लिए सोनम को, पिछले साल।
24-25 में। लेकिन आपके स्टूडेंट्स जो वहाँ रहते हैं वो क्या स्थिति बताते हैं? कि हर साल जहाँ तक वो भीड़ ले जाते थे वो कम होता जा रहा है। ओके। आपने अक्टूबर 2025 में एक्स पोस्ट पे आरोप में लिखा था कि मैं जहाँ भी जाती हूँ एक कार मेरा पीछा करती है, और अपने एकाधिक इंटरव्यूज़ में आपने कहा कि आईबी और बाकी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियाँ आपका पीछा करती हैं, निगरानी करती हैं। क्या अभी भी ये स्थिति परसिस्ट कर रही है? अभी कोई कार तो नहीं पीछा कर रही, क्योंकि एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि ये ऐसे कर रहे थे। जोधपुर में भी जब मैं लैंड करती थी तो एक कार आती थी जो मुझे पिकअप करने लेके जाती थी। एक आईबी ऑफिसर थे और एक वुमेन ऑफिसर होती थी। और दिल्ली में तो एक कार और एक मोटरसाइकिल हमेशा शुरू में 3-4 हफ्ते फॉलो करते रहे थे। जैसे मैं 29 सितंबर को आई और मैंने प्रेस क्लब में प्रेस मीट किया था। लेकिन अभी कोई फिजिकल तो नहीं है, सर्वेलेंस नहीं है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अगर माई फोन इज टैप्ड और नॉट, सो आई अवॉइड मेकिंग कॉल्स ऑन नॉर्मल फोन। इसकी संभावना लगती है आपको कि आपका फोन हाँ, टैप डेफिनेटली। और किन तरीकों से नज़र रखने की कोशिश की जा रही है आप पर, या आपके इंस्टीट्यूट पर, या आपके करीबियों, या आपके जानने वाले परिजनों पर, या सोनम के दोस्तों यारों पे? क्या लगता है आपको? ये फील्ड मेरे लिए तो नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता वो क्या क्या एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं केयरफुल हूँ खुद के लिए। क्या कर रही हैं आप केयरफुल रहने के लिए? जैसे पहले अब मैं एक ऐसा इंसान थी कि जिससे भी मैं बात करती थी मैं ट्रस्ट से शुरू करती थी। 100% ट्रस्ट, जो भी कोई कुछ कह रहा है। मैं अभी उसका 180 डिग्री हूँ। जिससे मैं बात करती हूँ स्केप्टिकल, आई एम थिंकिंग कि ये सही नहीं है, लेट मी चेक। तो ये मेरे अंदर एक चेंज मैंने देखा है कि फ्रॉम बीइंग अ कम्प्लीटली ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव मूव टू नाउ, पहले दूसरों को मेरा ट्रस्ट एज अ गिफ्ट मिलता था, अभी उनको अर्न करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक की जेल में हालत कैसी है? लास्ट टाइम कब मिली आप? 18 दिसंबर को मैं मिली थी, क्योंकि उसके बाद उनकी पूरी फैमिली जो मिली नहीं थी 3 महीने, क्योंकि पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ही मिलती थी हर बार, क्योंकि तब केस फाइल हो रहा था, बहुत सारे डिस्कशंस होते थे और हयाल का भी होता था। तो 18 दिसंबर को मैं लास्ट मिली थी। उसके बाद उनकी पूरी फैमिली मिली है, क्योंकि हफ्ते में 2 ही घंटे हम मिल सकते हैं। तो आपने पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि मैं श्री अरबिंदो की उनको बुक्स देती हूँ, क्योंकि एक तो श्री अरबिंदो खुद 1 साल के लिए अलीपुर जेल में गए थे और उन पे भी गलत इल्ज़ाम लगा था सेडिशन का। तो मेरा यही मकसद रहता है कि उनको अपलिफ्ट करना। तो 1 साल में श्री अरबिंदो को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था, उनको हर चीज़ में कृष्ण दिखते थे। तो मैंने सोनम को वो बुक देते हुए ये कहा कि यू प्रॉमिस मी कि आप भी 1 साल में सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करके बाहर आओगे। What does he do inside? In my interview he said कि he'll write a book, he'll start reading something. कुछ ना कुछ ऐसे हैज़ार्ड से प्लान थे कि जेल में जाऊंगा, उसकी तैयारी करनी कि अंदर क्या करूंगा, ऐसा कुछ शायद कहा था, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक तो वो काफ़ी एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह एटलीस्ट 30-40 बार। फिर 5-6 किलोमीटर एक छोटा सा वहाँ कोर्टयार्ड सा है, वहाँ चलते हैं गोल गोल। तो पिछली बार कह रहे थे कि मैं जयपुर से भी आगे निकल गया हूँ इतने किलोमीटर करके, जेल अभी के अंदर इतने चक्कर काट चुके हैं। हाँ, कि मैं लद्दाख से जाके आऊँगा वापस। फिर काफ़ी सारी किताबें जो कि नेशन बिल्डिंग की, नेशनलिज्म की, श्री अरबिंदो की भी मैंने दी हैं। फिर अभी जयप्रकाश नारायण की किताब ऑन नेशन बिल्डिंग। फिर साइंस के ऊपर बहुत सारी किताबें, एनसाइक्लोपीडियाज़। और फिर बहुत पॉजिटिव बुक्स जैसे जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, जो कि फील गुड बुक्स होती हैं, और ह्यूमर वाली बुक्स। तो अलग अलग जो मुझे इंस्पायरिंग लगता है देना, वो लेके जाती हूँ। और फिर जो वो पढ़ रहे होते हैं और वो मांगते हैं, तो वैसी वाली बुक्स तो काफ़ी। फिर एक तिक नान हान की बुक है, ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड्स, जिसमें बुद्धा की रियलाइजेशन की कहानी है। उन्होंने लेटली वो विपासना भी प्रैक्टिस करते हैं अंदर,
तो अभी वो चाहते थे कि मैं सारे इनमेट्स को विपासना सिखाऊं, तो विपासना की अभी बुक मंगवाई है। तो श्री अरबिंदो की ऑन नेशनलिज्म बुक मैंने दी, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर दी है, फिर अलीपुर जेल का एक्सपीरियंस की बुक दी है, फिर नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अलग अलग स्पेशली जो बुक्स जैसे नेहरू ने भी जेल में लिखी वो, और बाकी तो यही एक पॉजिटिव वे है मुझे लगता है कि खुद को बिल्ड करने का। What does he talk or think about PM Modi? So he has a very high regard for हर लीडर जो कि देश को आगे ले जाना चाहे। तो 2014 में जो सारे चीज़ें पीएम मोदी ने शुरू की थी, जैसे मैंने कहा, एक तो स्वच्छ भारत हो या मेक इन इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो जो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, या लाइफस्टाइल सिंप्लिसिटी, लाइफस्टाइल वाला सिंपली लाइफ, तो उन्होंने हर एक का सपोर्ट किया और हर एक चीज़ के लिए वो अच्छा कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम एक बहुत ही पोलराइज से सोसाइटी बन गए हैं। या तो हम किसी के क्रिटिक हैं तो हर चीज को क्रिटिसाइज करना है, या तो हम किसी के भक्त हैं तो उसकी हर चीज को सही कहना है। always been polarized, गीतांजलि जी। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से इस पोलराइजेशन का लाभ उठाया है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर सरकार ने देश की। तो whereas एक डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल का काम तो ये होता है कि वो मिरर बने लीडरशिप के लिए, है ना। जो किसी ने ठीक किया है तो ठीक बताए, जो गलत किया है तो वो भी दिखाए। जैसे तो इट इज़ नॉट पर्सनल फॉर सोनम, इट इज़ नॉट इट्स मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह और मिस्टर गांधी और एनीबडी। तो इट इज़ अबाउट कौन अच्छा काम कर रहा है जो कि हमारे विजन और नेशन बिल्डिंग के साथ अलाइन होता है ना। जैसे अभी आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया जी ने इनवाइट किया था एजुकेशन के स्कूल्स जो उन्होंने में काम किया था, जब उनकी सरकार थी। हाँ, तो हम उसमें भी आए थे। सिमिलरली जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमसे जो भी लिखने को कहा था हमने उनको भी भेजा था। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और तावरे जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे बीजेपी के, तो उन्होंने हमें एडवाइस करने को कहा था महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड सेटअप करने के लिए। तो मैं और सोनम दोनों वहाँ एडवाइजर्स भी थे। तो हम ऐसे गवर्नमेंट बेस करके नहीं देखते। जब बीजेपी के एमपी चुने गए थे जामयांग, तो तब 6 शेड्यूल को फर्स्ट नंबर पे रखा था इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो हमने उनको वोट किया था। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी आइडियोलॉजी से हमें उठ के नेशनल इंटरेस्ट में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी नेशन को मोनोपोलाइज नहीं कर सकती और कोई भी पार्टी हमेशा सही या हमेशा गलत हो नहीं सकती। तो as individuals we have to rise above party ideology. We have to be हमारी खुद की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक नेशन बिल्डिंग की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और जो भी उसके लिए सही कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे उसमें समझ नहीं आता कि क्यों हम नहीं ऐसा करेंगे। बट यू डू नो दिस आई गेस कि आपको लेकिन पता होगा ना कि आपके और सोनम के पॉलिटिकल लिंकेज को बहुत ध्यान से देखा जाता है, और आपके जो एक्टिविज्म से जुड़े कन्विक्शंस हैं, जो आपकी उसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, जो वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी, और मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं। और कई बार लोग इक्वेशन बनाते हैं इस बात से भी कि जब आपके वकीलों का जिक्र होता है, आपके वकीलों का जिक्र हो कि ये लोगों का कन्विक्शन स्ट्रांग होता है क्योंकि आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल हैं, आपके वकील विवेक तनखा हैं, और इनके जो राजनीतिक संबंध रहे हैं जिन राजनीतिक पार्टियों के साथ, और फिर आपका जुड़ाव देख के इक्वेशन बनता है कि क्या सोनम वांगचुक और गीतांजलि आंगमो एक एंटी बीजेपी स्टैंड लेके चल रहे हैं। इसलिए मैंने पीएम मोदी वाला सवाल पूछा, और इसलिए मैं इस सवाल से एक्सटेंड कर रहा हूँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कपिल सिब्बल जी और तनखा जी ने हमारे केसेस को प्रो बोनो बेसिस पे लिया। और मुझे
वो एज कांग्रेस एमपी या कांग्रेस के मिनिस्टर अर्स्टवाइल के बजाय वो एक सीनियर लॉयर के जैसे वो ये केस हैंडल कर रहे हैं। और एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि एक लॉयर इस केस में मेरिट देखता है कि नहीं। तो वो कोइंसिडेंटली वो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके काफ़ी कपिल सिब्बल इज नॉट इन कांग्रेस एनीमोर। हाँ, तो उनके और तनखा जी के भी बहुत मॉडरेट व्यूज़ हैं अबाउट मोस्ट थिंग्स, यू नो। सो ये डेलिबरेटली हम ये चाहते हैं, सोनम और मैं दोनों, कि पूरे भारतवासियों के लिए कि इशू बेस्ड रहना इम्पॉर्टेंट है, यू नो। पार्टी आइडियोलॉजीज, वो वाजपेयी जी का बहुत फेवरेट वो है ना, जहाँ वो कहते हैं कि पार्टीज तो आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी गिरेंगी, यू नो, पर देश को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद शायद वाजपेयी जी ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, तो देश हित को ऊपर रखना सोनम का और मेरा हमेशा से ये मकसद और मुद्दा रहा है। काफ़ी सारे बीजेपी की जो आइडियोलॉजीज़ है उसके साथ हम अलाइन करते हैं, जो नेशन बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दिए। पूरा देश वेट कर रहा है कि चाइना से वो शिफ्ट करे मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में। तो मेक इन इंडिया एक बहुत अच्छा वो था इनिशिएटिव और स्लोगन, क्योंकि भारत को बनाना चाहिए, इनफैक्ट उसको आगे हमें ले जाना चाहिए। डिज़ाइन इन इंडिया भी होना चाहिए, जो कि हम उस पर काम करते हैं ना, हम अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। सिमिलरली इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को ढूंढना, यू नो, वो तो 30 सालों से सोनम भी वो कर रहे हैं, मैं भी श्री अरबिंदो को पढ़ के कर रही हूँ। तो जो बीजेपी कह रहा है उसके साथ अलाइन होता है कि हमें वेस्ट से नहीं इंपोर्ट करना चाहिए हमारे सारे सॉल्यूशंस, हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को लेके अपने खुद के सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, आर्किटेक्चरल, टेक्निकल सॉल्यूशंस बनाने चाहिए। तो इसमें तो बिल्कुल आइडियोलॉजीज़ एक साथ मिलती हुई दिखाई देती हैं बीजेपी की और जो भी हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। How much you're hopeful? This is the last question. How much you're hopeful? What goes in the Supreme Court? जो हो रहा है उसको लेकर कितना होपफुल है आप? अगर ये मेरिट पे केस लड़ा जाए और फेयरनेस और जस्टिस के साथ हो, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। इट इज़ क्लियर कि जो भी वीडियोस का जिक्र है उसमें वो ट्रंकेटेड वीडियोस हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, एक नैरेटिव बनाया है और वो सब है, और ये तो क्लियरली प्रूव हो सकता है। पर इसमें ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लीगल केस ही नहीं है, इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं, इसके कमर्शियल इंडस्ट्रियल यू नो इंटरेस्ट हैं, इसमें बहुत सारे इसमें इंटरेस्ट हैं, तो ये इतना इजी नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल केस होता तो ओपन एंड शट केस है, इसको 100 दिन लगने ही नहीं चाहिए थे। ये फर्स्ट 1-2 हियरिंग में हमारे फेवर में ये क्वॉश हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी एंगल से सोनम देश के लिए खतरा नहीं है। NSA टेररिस्ट और स्मगलर्स के लिए यूज़ होता है, जो देश के लिए एक प्रॉब्लम होते हैं, देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सोनम हैज़ ऑलवेज, उन्होंने देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया है, लोगों को जोड़ने की बात की है हमेशा, और लोग देश को आगे एजुकेशन इनोवेशन से आगे बढ़ाने की बात की है। और इस वेरी गवर्नमेंट के एनर्जी मिनिस्टर ने और टूरिज़्म मिनिस्टर ने हमारे इनिशिएटिव्स को सराहा भी है, अवार्ड्स भी दिए हैं। और जब हमने सोनम ने ट्वीट किया था कि ये एयरपोर्ट पैसिव सोलर नहीं बन रहा, तो PMO ऑफिस से डेप्यूटी सेक्रेटरी को फ्लाई किया गया था कि सोनम से डिस्कस करो। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि सोनम देश हित के लिए काम करते हैं और पॉजिटिव हैं। बस इस बात पे एक स्टैंड ऑफ हो गया है कि जो कि एक डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए किसी भी रीजन का, कि अपना लेजिस्लेचर खुद चुने, अपनी स्टेट के डिसीजंस खुद बनाएं। और जहां 95% से 98% जनजातीय लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि उसकी जलवायु के संरक्षण के लिए एक अलग 6 शेड्यूल होना चाहिए। तो इस सिर्फ बात पे वो है डिफरेंसेस।
पर मेरा कहना ये है कि ये डिफरेंस पावर यूज करके किसी को जेल में बंद करके इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये और मुद्दा बिगड़ता जाएगा। ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट में डायलॉग के साथ, डिस्कशन के साथ इसको ख़त्म किया जाएगा तो ये सबके लिए सही रहेगा, लद्दाख के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी और डेफिनेटली सोनम और हयाल के लिए भी। 31 जनवरी 2023 इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा। संविधान में ये बात बिल्कुल साफ है कि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए है। देश के बाकी हिस्सों के लिए जहां जनजातियां हैं उनके लिए 5वीं अनुसूची है। हालांकि सरकार संविधान में संशोधन हेतु विधेयक ला सकती है और इसे मुमकिन किया जा सकता है। रास्ते सरकार के पास भी हैं, रास्ते लोगों के पास भी हैं, दावे सरकार के पास भी हैं, दावे सोनम वांगचुक और गीतांजलि अंगमो के पास भी हैं। इन तमाम दावों और इन तमाम तरीकों के बीच छुपा हुआ है कहीं सच। हुआ क्या और आगे क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब मिले, सच सही तरीके से सामने आए, हम ये अभिलाषा रखते हैं। और इस अभिलाषा के साथ इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं और जो आपके सवाल हैं कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजिएगा, हम पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।